दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 के पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक देखेंगे लोग। तो न्याय क्या है और न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक न्याय का सिद्धांत और सामाजिक न्याय का अनुकरण, मुक्त बनाम राज का हस्तक्षेप। तो ये सब टॉपिक को एक एक करके देखेंगे लोग। और ये कुछ टॉपिक है जो मेंस एंड आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महिला साक्षरता दर वर्तमान में 64% और 108वां संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया था पंचायत महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 एक तिहाई है। और 108 कहता है चाहे राज्यों की विधानसभा हो या लोकसभा हो, इन सभी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50% होनी चाहिए। और महिला सशक्तिकरण योजनाएं कौन कौन से हैं? तो महिला स्वयं सहायता समूह और SHG योजना और महिला उद्यमिता निधि योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला एवं बाल विकास WCD मंत्रालय योजना। तो ये सब फैक्ट है जो मेंस आंसर राइटिंग करते टाइम आप लोग यूज कर सकते हैं लोग। और नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला, न्याय क्यों है और न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है और सामाजिक न्याय की अनुकरण। तो न्याय को समझने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, और दूसरा है समानुपातिक न्याय, और तीसरा है विशेष जागरूकता, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखें। और न्यायपूर्ण बंटवारा में रॉस के सिद्धांत को देखेंगे लोग। और सामाजिक न्याय का अनुकरण में मुक्त बाजार बनाम राज का हस्तक्षेप को देखेंगे लोग। अब बात करेंगे न्याय क्या है, इसकी बात करेंगे। तो प्राचीन भारतीय समाज में धर्म के साथ न्याय को जोड़ा जाता था। धर्म और न्याय ये आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था ये राजा का प्राथमिक कर्तव्य था। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था बनाए। और दूसरा देखेंगे लोग, न्याय के थ्योरी में कन्फ्यूशियस कहते हैं, इनके द्वारा ये कहा गया कि न्याय का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसे दंड दिया जाए और जो व्यक्ति अच्छा कार्य इसको पुरस्कार दिया जाए। और दूसरा दार्शनिकों के अनुसार देखेंगे तो प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में इसमें ये कहा कि न्याय का सरोकार होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो शीश अन्यायी अनजस्ट लाभ। लेकिन प्लेटो के शीश कहते हैं जो अन्यायी है, अनजस्ट व्यक्ति है, वो ज्यादा खुश है लाभ की स्थिति में। तब प्लेटो के ये कहना है कि हर आदमी अन्यायी हो जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और सामाजिक न्याय की परिभाषा देखेंगे लोग तो जहाँ व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध हो। और दूसरा टॉपिक है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। तो इसमें समकक्षों को समान व्यवहार, और इसी में समान व्यवहार का सिद्धांत को देखेंगे लोग। दूसरा है, और समान व्यवहार के सिद्धांत कहता है कि चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, लिंग, रंग, वंश या जन्म स्थान के हो, आप भेदभाव नहीं करेंगे। इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। और दूसरा है समान व्यवहार के सिद्धांत क्यों पालन करना चाहिए। तो इसमें देखेंगे लोग तो यहाँ पे कहा जाता है कि सभी मनुष्यों की चारित्रिक विशेषताएं समान है और इसलिए समान व्यवहार होनी चाहिए। तीसरी और अंतिम बात है इसमें उदारवादी जो जनतंत्र है, जो देश जिन्होंने उदारवादी जनतंत्र को अपनाया, इन्होंने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं। तो यहाँ पर अधिकार की बात करेंगे लोग, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो नागरिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, संपत्ति, तो ये सब अधिकार दिए गए हैं। तो जैसे इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में देखेंगे लोग 2 आधार पर ज्यादा भेदभाव देखी जाती है। एक है जाति, दूसरा है जेंडर, लिंग के आधार पे। तो जाति में देखेंगे तो 2 व्यक्ति समान कार्य करते हैं और वेतन अलग अलग दे रहे हो। और जेंडर लिंग में देखेंगे लोग तो स्त्री और पुरुष दोनों समान काम करते हैं और स्त्री को कम वेतन दिया जाता है और पुरुष को ज्यादा। और नेक्स्ट टॉपिक है समानुपातिक न्याय। तो समानुपातिक न्याय के उदाहरण देखो, सभी विद्यार्थी के समान अंक दे दो। और समानुपातिक न्याय के सिद्धांत कहता है कि जिस व्यक्ति ने गुणवत्ता व जितना प्रयास किया है, गुणवत्ता व प्रयास के अनुसार लाभ दिया जाए। तो उनका प्रयास, योग्यता और जो इनको लाभ या प्रतिफल दिया गया, तो इसके अनुपात भी देखना जरूरी है। तो अगर देखें तो कार्य के अनुसार अगर वेतन दिया जा रहा है तो मेहनत प्लस कौशल दोनों ज्यादा है तो इसका वेतन भी ज्यादा होनी चाहिए और ये अन्याय नहीं कहा जा सकता है। दूसरा टॉपिक है समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव का सिद्धांत देखेंगे लोग और समानुपातिकता का सिद्धांत। तो समान बर्ताव के सिद्धांत और समानुपातिकता के सिद्धांत के बीच का संतुलन होना आवश्यक है। और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, तो ये विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल ये कंसेप्ट कहते हैं कि पारिश्रमिक या कर्तव्य विशेष जरूरतों का ख्याल रखें। जैसे बुनियादी अधिकार व सम्मान, जो बुनियादी अधिकार व समानता है वो सभी को मिलनी चाहिए। और इसमें समान व्यवहार का सिद्धांत फॉलो किया जा सकता है। लेकिन जो लोग कुछ संदर्भों में समान नहीं है तो विशेष व्यवहार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुविधा का अभाव या दूसरे एग्जाम्पल है एक जाति को शिक्षा सुविधा का अभाव हो, ये शिक्षा का अभाव जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित और सामाजिक भेदभाव आधारित ये भेदभाव था। अब ऐसे में देखेंगे लोग कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने SC या ST
के लिए क्या किया, सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। दूसरा टॉपिक है न्याय के सिद्धांत। तो न्याय के सिद्धांत क्या कहता है, तो सरकार कैसे इस सिद्धांत को फॉलो करेगी, तो समकक्षों के बीच समान बर्ताव। दूसरा सिद्धांत है लाभ को तय करते समय योग्यता का ध्यान रखना। और तीसरा सिद्धांत है जरूरतमंदों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। और एक कंडीशन है, अगर समकक्षों के बीच समान बर्ताव को फॉलो करें, केवल इसे मान ले तो एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि योग्यता व कौशल प्रतिफल उचित, योग्यता और कौशल जिस व्यक्ति के पास है उसे कितना प्रतिफल मिल रहा है, ये उचित है। और दूसरा सिद्धांत में देखेंगे तो लाभ को तय करते समय योग्यता का ध्यान रखा, तो विरोध योग्यता को लाभ वंचनाओं का शिकार है। तो सामाजिक न्याय के लिए तीनों सिद्धांतों को देखना होगा, केवल एक या दो सिद्धांतों पर न्याय नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपूर्ण बंटवारा। तो इसमें कानून व नीतियां सभी पर समान रूप से लागू है। तो फेयर मैनर, निष्पक्ष तरीके से लागू हो कानून व नीतियां। केवल ये देना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ न्यायपूर्ण वितरण भी करना है। न्यायपूर्ण वितरण किस चीज का करना है, तो राष्ट्र समूहों और व्यक्तियों। तो न्यायपूर्ण वितरण राष्ट्र समूहों और व्यक्तियों के बीच होनी चाहिए। वस्तुओं प्लस सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण होनी चाहिए। ऐसे में कहा गया रॉल्स के द्वारा अज्ञानता का आवरण को अपनाया जाए। और अज्ञानता का आवरण कहता है कि हमें नहीं पता समाज में हमारी स्थिति क्या होगी, और जबकि आपको संभावित स्थिति या सामाजिक स्थान के बारे में अज्ञानता हो, और सबसे बुरी स्थिति वाले को भी अधिकार दिया और कमजोर तबके को पर्याप्त अवसर दिया, और संपूर्ण समाज में इससे फायदा होगा, न कि किसी खास तबके को। और निष्पक्षता महानता या उदारता नहीं है, बल्कि आपकी विवेक सम्मत होना है। और रॉल्स के अनुसार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन में वे समाज में न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक न्याय का अनुकरण, परसुइंग सोशल जस्टिस। तो पहली बात इसमें कही जाती है समाज में विभाजन है धनी, ये जो विभाजन है वो एक है धनी वर्ग और दूसरा वंचित वर्ग। तो ऐसे में यहाँ पे सामाजिक न्याय का अभाव है, तो प्रश्न चिन्ह हो जाए। तो न्याय के लिए जीवन स्तर की बराबरी आवश्यक नहीं है। और दूसरा है समानता की खाड़ी का गहरा होना, और असमानता की खाड़ी का गहरा होना मतलब वंचित तबके के पास अवसर न होना, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो ये अन्याय है। तो ऐसे में WHO कहता है कि शिक्षा, पानी, आवास, भोजन और मजदूरी न मिले तो यहाँ पर सामाजिक न्याय के अभाव है। और तीसरी बात इसमें कही जाती है राज वंचित तबकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो राज वंचित तबकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो लेकिन एक सवाल उठेगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। तो इससे पहले पॉइंट देखेंगे लोग, मुक्त बाजार प्रणाली में समर्थकों के क्या कहना है। तो इसके जो समर्थक है तो इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि संपत्ति मूल्य मजदूरी समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हो, और साथ ही ये कहते हैं कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप न हो, और इसी तरह लाभ व कर्तव्यों का वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसमें ये कहा कि जो योग्य व्यक्ति होगा वो लाभ ज्यादा कमाएगा, और जो अक्षम व्यक्ति होगा उसे लाभ कम होगा। तो यही न्याय है। और तीसरा इसमें है पॉइंट, तो कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार किया जा सकता है, जैसे सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी। तो न्यूनतम मजदूरी के लिए राज्य हस्तक्षेप करे यहाँ पे। चौथा एक और है, बाजार प्रणाली के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है, तो ज्यादा गुणवत्ता है, कीमत ज्यादा है, तो गरीबों के पास विकल्प नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर है 5 और राइट, अधिकार को देखेंगे लोग। तो इस चैप्टर में देखेंगे लोग अधिकार क्या है और अधिकार कहाँ से आते हैं, अधिकारों के प्रकार देखेंगे लोग, और कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता को देखेंगे लोग। अधिकार क्या है, अधिकार एक दावे हैं जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या सरकार से करता है, और ये दावे औचित्य सिद्ध दावे हैं, उन्हें भी अधिकार कह सकते हैं। और कहा जाता है कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलने चाहिए, और ये दावे समाज द्वारा वैध रूप से स्वीकार किए जाए। और एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग। तो पहला एग्जाम्पल है स्कूल में मनपसंद कपड़े पहनकर जाना। तो प्रश्न उठेगा क्या इच्छा ये अधिकार है, क्या जिसे वांछनीय समझे वो अधिकार है। तो नेक्स्ट हो जाएगा गरिमा व आत्मसम्मान के लिए जो जरूरी है, या फिर हम ये कहें जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो अधिकार आपको मिलेंगे। जैसे जीवन जीने के लिए आजीविका के अधिकार की बात करेंगे, अधिकारों की दावेदारी का आधार जो हमारी बेहतरी के लिए जरूरी है। तो अधिकारों के कंसेप्ट ये कहते हैं कि बुनियादी अधिकार जो प्रतिभा व व्यक्तित्व विकास हेतु जरूरी हो, जैसे कि हम यहाँ पे कहेंगे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की का अधिकार। जैसे देखेंगे लोग, तो आप लोग ये एथिक्स में भी पढ़ते हैं, तो ये सरकार, ये सोसाइटी का पक्ष हो गया और ये सरकार के पक्ष हो गया। समाज हो सकता है कुछ मान्यताओं को मानता हो, और ये मान्यताएं ऐसी हो जिसे सरकार या कानून न माने, जैसे अपराध या मर्डर, चोरी समाज और सरकार दोनों गलत मानते हैं। और समाज में देखेंगे लोग, तो जैसे समाज ये मानता है कि दहेज लेना सही है, लेकिन ये कानूनी रूप से गलत है, लेकिन सरकार के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी लीगल माना गया, लेकिन सोसाइटी इसे गलत मानती है। तो अब अधिकार के कॉन्सेप्ट ये कहता है, तो ये व्यक्ति है और ये समाज है, और अन्य व्यक्तियों के अधिकार हो गए यहाँ पे। तो अधिकारों के कंसेप्ट ये कहते हैं कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो दूसरे के दायरे में प्रवेश करे, तब उसमें रोक लग जानी चाहिए। इसलिए जो आपकी इच्छा है वो अधिकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, अधिकार आते कहाँ से है। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में माना जाता था कि ये जो राइट्स है ये हमें प्रकृति ने दिए हैं, ये नेचुरल राइट्स है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकृति ने दिए हैं, और कोई भी शासक या सत्ता इसे छीन नहीं सकता है। नेचुरल राइट देखेंगे लोग, तो यहाँ पे 3 अधिकार, जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार
ये तीनों राइट को नेचुरल राइट माना गया था और अन्य जो अधिकार थे इन्हीं अधिकारों से निकल कर आए। वर्तमान में मानवाधिकार की बात हम लोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि एक मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है और इसीलिए उसका कुछ मानवाधिकार है। मानवाधिकार में यूएन घोषणा पत्र, इसमें ये कहा गया कि गरिमा, आत्मसम्मान आवश्यक हो, वो आपके अधिकार हो गए। और तीसरा है सार्वभौमिक मानवाधिकार। ये कहता है कि ऐसे कानूनों को चुनौती दी जाए जो समान अवसर व अधिकारों से पृथक करे। उदाहरण के लिए दास प्रथा। नेक्स्ट टॉपिक है कांट की अधिकारों की अवधारणा। तो इस अवधारणा के अंतर्गत ये कहा जाता है और इसे दो भागों में बांट कर देखें। तो कांट ये कहते हैं कि प्रत्येक चीज की या तो कीमत होती है या तो गरिमा होती है। कांट ये कहते हैं कि मनुष्य जो है उसकी गरिमा होती है और इसलिए गरिमा बहुमूल्य है और ऐसे में न्यूनतम मनुष्य की गरिमा है। दूसरा इसमें ये कहते हैं नैतिक अवधारणा, हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा करना भी चाहिए और व्यक्ति को वस्तु समझ कर व्यवहार न करें। और नेक्स्ट टॉपिक है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। तो यहाँ पे देखेंगे तो मानवाधिकारों की नैतिक अपील है। मानवाधिकार की सफलता निर्भर है सरकार व कानून पर। तो ऐसे में विभिन्न देशों में अलग अलग सरकारों ने संविधान में इन अधिकारों को लिख दिया है। संविधान में अधिकारों में शामिल ऐसे कानून बनाए और ऐसे कानून बनाए ह्यूमन राइट की रक्षा हो सके और इन अधिकारों को बुनियादी मान्यता दी। संविधान ने प्रतिबंध जैसे अस्पृश्यता और संविधान ने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में हम कहेंगे कि अधिकार ऐसे दाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राज्य ने मान्यता दी हो। और दूसरा टॉपिक है अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए दावे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार, समाज ने शिक्षा का महत्व को समझता है। और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है अधिकार राज्यों को वैधानिक दायित्व देता है या फिर अधिकार ये निर्देश है राज्य के लिए राज्य क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। उदाहरण के लिए पर्यावरण का अधिकार। और नेक्स्ट टॉपिक है अधिकारों के प्रकार। तो पहला है इसमें राजनीतिक अधिकारों का घोषणा क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे लोग कि राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है, तो नागरिक शब्द के बीच में संबंध राजनीतिक का है और एक व्यक्ति के लिए जरूरी इसलिए है कि आप राज्य में भागीदारी कर सकते हैं, जैसे राइट टू वोट। तो चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टियां बनाना और व्यक्ति की स्वतंत्रता। और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक सुरक्षा अधिकार भी देती है, जैसे अपनी मातृभाषा में शिक्षा, भाषा को प्रचारित करने का अधिकार और शालीन जीवन यापन के लिए न्यायोचित दावे अधिकार हो। और राजनीतिक भागीदारी के लिए जरूरी होता है, राजनीतिक भागीदारी के लिए बुनियादी अधिकार भी हो, जैसे आवास, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अब लास्ट टॉपिक है अधिकार व जिम्मेदारियां। और ये ऐसे टॉपिक है जो यूपीएससी में पूछा गया था। अधिकारों के बिना कर्तव्य उदासीन हो जाते हैं और बिना कर्तव्य के अधिकार निरंकुश हो जाते हैं। और इसमें देखेंगे पहला है अधिकारों की जिम्मेदारी न केवल राज्य की जिम्मेदारी है बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए देखेंगे तो टिकाऊ पर्यावरण सभी के हित में हो, अगर राज्य कानून बनाए तो सभी को फॉलो करनी चाहिए। और दूसरा है अन्य लोगों के अधिकार का सम्मान रहना चाहिए। और जैसे कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है तो दूसरे के भी प्राइवेसी के भी ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों की सीमित करना। चौथा है नागरिकों को अपने अधिकारों पर प्रतिबंधों के बारे में जागरूक रहना चाहिए।